बीरबल और राजमहल की रहस्यमयी दीवार। एक विस्तृत मजेदार कहानी। रहस्य का जन्म। दीवार का रोना। बादशाह अकबर का विशाल आगरा राजमहल हमेशा खुशियों और चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन एक सर्द गुरुवार की रात महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी टूटी एक अत्यंत अजीब और डरावनी आवाज से। यह आवाज राजमहल के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित हिस्से, दीवान ए खास, से आ रही थी। ठीक उस दीवार के पास से जिस पर अनमोल हीरे जड़े हुए थे। अकबर ने घबराए हुए सिपाहियों और दरबारियों को इकट्ठा किया। यह कैसी आवाज है? उन्होंने पूछा। एक सिपाही थरथराता हुआ बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है जैसे दीवार रो रही है। रात भर जांच चली, आवाज बंद हो गई, पर अगले दिन दोपहर में फिर शुरू हुई। यह आवाज कभी धीमी, उदास सिसकी जैसी होती थी, तो कभी किसी पुराने आदमी की खांसी जैसी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैंने भूत प्रेत की कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यह दीवार, यह हमारी इज्जत का सवाल है। पड़ोसी रियासतों में अफवाह फैल रही है कि हमारे महल में दीवारों को भी न्याय नहीं मिलता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दीवारों को न्याय मिले या न मिले, पर उन्हें सर्दी जरूर लग सकती है। पर रोना, यह थोड़ा असाधारण है। बीरबल ने दीवार का बारीकी से निरीक्षण किया। दीवार बिल्कुल सामान्य थी, बस थोड़ी नमी थी। उन्होंने दीवार पर कान लगाया। सिसकी फिर सुनाई दी। यह रोना नहीं है, जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह आवाज कुछ मांग रही है। मूर्खों का दरबार और अक्ल का किराया। अकबर ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया। कुछ ही दिनों में महल में तरह तरह के लोग इकट्ठा हो गए। ज्योतिषी, उन्होंने बताया कि दीवार के नीचे किसी दुखी आत्मा को दफनाया गया है, जिसे सोने के कंगन चाहिए। तांत्रिक, उसने एक अजीबोगरीब पूजा शुरू की और दावा किया कि गुम हुई राजकुमारी की आत्मा बोल रही है। लुटेरे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और दीवार के हीरे चुराने के बहाने सुरंग खोदनी चाहिए। बीरबल चुपचाप सब देखते रहे। उन्होंने तांत्रिक को कहा, अगर दीवार की आत्मा बोल रही है, तो उससे पूछो कि उसने सुबह नाश्ते में क्या खाया था। तांत्रिक भाग खड़ा हुआ। अकबर अब थक चुके थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बस, बहुत हुआ तमाशा। तुम जानते हो कि यह कोई जादुई समस्या नहीं है, यह तर्क और बुद्धि की समस्या है। इसे सुलझाओ, वरना मैं तुम्हें दीवार की निगरानी पर लगा दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की। बीरबल की जासूसी, आवाज का पैटर्न। बीरबल ने लगातार 3 दिन तक उस दीवार के पास डेरा डाला। उन्होंने आवाज के पैटर्न को नोट करना शुरू किया। आवाज का समय, यह केवल दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच और शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच आती थी। आवाज की तीव्रता, यह आवाज बारिश के दिनों में कम हो जाती थी और तेज धूप वाले दिनों में बढ़ जाती थी। आवाज की प्रकृति, यह रोने से ज्यादा किसी दबी हुई घर्षण की आवाज लगती थी। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई जैविक या आध्यात्मिक समस्या नहीं है, यह पूरी तरह से भौतिक, फिजिकल समस्या है। उन्होंने दीवार के सामने खड़े होकर घोषणा की, जहांपनाह, यह दीवार रो नहीं रही है, यह चिल्ला रही है। और यह चिल्ला रही है, मुझे जगह दो। सभी दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी फुसफुसाया, बीरबल पागल हो गए हैं, अब दीवार को भी जगह चाहिए। रहस्य का पर्दाफाश, ईंट और गर्मी का खेल। बीरबल ने अकबर को एक दिन का समय मांगा। अगले दिन वह कुछ राजमिस्त्रियों और 2 बड़े से धूप के शीशे, मैग्नीफाइंग लेंसेज, लेकर आए। बीरबल ने दीवार के ठीक उस हिस्से पर धूप के शीशे लगाए जहां से आवाज आ रही थी। धूप की गर्मी से वह हिस्सा तेजी से गर्म होने लगा। जैसे ही तापमान बढ़ा, सिसकी की आवाज तेज हो गई। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, हमारी यह पुरानी दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन इसे बनाते समय ईंटों के बीच पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी गई थी। जब सूरज की रोशनी दीवार पर पड़ती है, तो दीवार की सामग्री, ईंटें और मसाला गर्म होकर फैलती है। भौतिकी का नियम है, आयतन तापमान के समानुपाती होता है। बीरबल ने आगे कहा, जब ये ईंटें फैलती है, तो उनके पास जगह नहीं होती, वे एक दूसरे से जोर से रगड़ खाती है। यही घर्षण की आवाज है, जिसे हम दीवार का रोना समझ रहे थे। दोपहर में 12 से 3 बजे सूरज सबसे तेज होता है।
इसलिए घर्षण और आवाज सबसे तेज होती है। शाम को 6 से 8 बजे जब दीवार तेजी से ठंडी होती है तो ईंटें फिर सिकुड़ती है और दोबारा रगड़ खाती है। बारिश में तापमान कम होने के कारण आवाज धीमी हो जाती है। यह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि तापमान का विस्तार, थर्मल एक्सपांशन था। समाधान और अक्ल की जीत। बीरबल ने राजमिस्त्रियों को आदेश दिया कि वे दीवार के उस हिस्से की कुछ ईंटों को हटाए और उन्हें नरम चूने और रेत के मिश्रण से वापस लगाए, जिससे ईंटों को फैलने और सिकुड़ने के लिए थोड़ा सा कुशन जगह मिल जाए। कुछ ही घंटों में काम पूरा हो गया। शाम हुई। अकबर, बीरबल और सभी दरबारी दीवाने खास में इंतजार कर रहे थे। सूरज ढला, तापमान गिरा और कोई आवाज नहीं आई। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने खुशी से बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तुमने दीवार का रोना नहीं, बल्कि दीवार का बुखार ठीक कर दिया। यह सिद्ध करता है कि अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी वैज्ञानिक सोच है। अकबर ने तुरंत बीरबल को 2 गुना इनाम दिया और मजाक में कहा, बीरबल, आज से तुम हमारे महल के चीफ इंजीनियर भी हो। ध्यान रहे, किसी दीवार को सर्दी न लगे। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता से ईंटों को भी शांति मिल गई। अब जब भी राजमहल में कोई समस्या आएगी तो दीवारें भी मुस्कुराएंगी। इस तरह बीरबल ने केवल एक रहस्य को नहीं सुलझाया, बल्कि महल में फैले अंधविश्वास के डर को भी खत्म कर दिया, साबित कर दिया कि तर्क और हास्य किसी भी रहस्यमयी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बीरबल और 3 मूर्ख पंडितों का रहस्य। पंडितों का आगमन और अकबर की शर्त। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर के दरबार में दूर दूर से विद्वान और ज्ञानी लोग अपनी प्रतिभा दिखाने आते थे। एक दिन फारस की सीमा से 3 पंडित आगरा पहुंचे। तीनों ही संस्कृत, ज्योतिष और तर्कशास्त्र के प्रकांड विद्वान होने का दावा करते थे, लेकिन साथ ही उनमें अहंकार कूट कूट कर भरा था। तीनों ने दरबार में आकर घोषणा की कि वे इतने ज्ञानी हैं कि इस दुनिया में उनसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। अकबर ने उनकी प्रशंसा सुनी और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ऐसे अहंकारी लोगों को विनम्र बनाने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, बीरबल। अकबर ने तीनों पंडितों को चुनौती दी। विद्वानों, आप अपने ज्ञान का दावा करते हैं, लेकिन मेरे पास एक साधारण सा प्रश्न है। अगर आप तीनों मिलकर इस प्रश्न का एक ऐसा उत्तर दे सकें जो तार्किक, मजेदार और सर्वसम्मत हो, तो मैं आपको सोने की मोहरों से तोल दूंगा। लेकिन अगर आप असहमत हुए तो आपको मेरे राजमहल की 7 रातों तक दरबारी मुर्गे की ड्यूटी करनी होगी। पंडित, जो अपनी विद्वता के आगे बीरबल या किसी भी समस्या को तुच्छ समझते थे, शर्त पर तुरंत सहमत हो गए। बादशाह का रहस्यमय प्रश्न। अगले दिन पूरा दरबार उत्सुकता से भरा था। अकबर ने अपने आसन से उठकर वह प्रश्न पूछा जो सुनने में बहुत सरल पर जवाब देने में अत्यंत गूढ़ था। दुनिया में सबसे जल्दी और सबसे तेज क्या दौड़ता है? पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह तो बच्चों वाला सवाल था। उन्हें लगा कि यह इनाम तो बस यूं ही मिल जाएगा। पंडितों के 3 परस्पर विरोधी उत्तर। पंडितों ने विचार विमर्श करना शुरू किया। उनकी अहंकार भरी बहस जल्द ही एक तूफान में बदल गई। पहला पंडित, मनुष्य का विचार। पहले पंडित ने गर्व से कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया में सबसे तेज है मनुष्य का विचार, थॉट। तर्क। एक पल में मैं यहां आगरा में हूं और अगले ही पल मैं सोच सकता हूं कि मैं सुदूर चीन या स्वर्ग में हूं। विचार की गति प्रकाश से भी तेज है। यह भौतिकी के नियमों से बंधी नहीं है। अकबर की प्रतिक्रिया, तर्क मजबूत है। दूसरा पंडित, सूर्य का प्रकाश। दूसरे पंडित ने पहले पंडित को बेवकूफ बताते हुए तिरस्कार से कहा, यह तो केवल कल्पना है। जहांपनाह, सबसे तेज है सूर्य का प्रकाश, लाइट। तर्क। सूर्य हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है उसका प्रकाश तुरंत धरती पर पहुंच जाता है। प्रकाश को कौन रोक सकता है? विचार तो केवल मन की उपज है, लेकिन प्रकाश एक वास्तविक भौतिक घटना है। अकबर की प्रतिक्रिया, भौतिक तर्क भी सटीक है। तीसरा पंडित, समय का पहिया। तीसरे पंडित, जो अपने आप को सबसे ज्यादा तार्किक समझते थे, ने दोनों को डांटा और कहा, आप दोनों अज्ञानी हैं। सबसे तेज है समय का पहिया, टाइम। तर्क। एक बार समय निकल जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे वापस नहीं ला सकती। क्या विचार या प्रकाश को समय से जल्दी वापस लाया जा सकता है? नहीं।
समय लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी गति शाश्वत है। अकबर की प्रतिक्रिया, यह दार्शनिक तर्क भी अटल है। अब समस्या खड़ी हो गई। तीनों उत्तर तार्किक थे, लेकिन तीनों अलग अलग थे। पंडित आपस में झगड़ने लगे। मेरा जवाब सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। तुम्हारा जवाब केवल भ्रम है। तुम दोनों भौतिकता में उलझे हो। मेरा जवाब ब्रह्मांडीय सत्य है। अकबर ने कहा, शर्त के अनुसार आप तीनों सर्वसम्मत उत्तर नहीं दे पाए। अब मेरी नजर बीरबल पर है। बीरबल का अंतिम और हास्यपूर्ण उत्तर। बीरबल उठे। उन्होंने तीनों पंडितों के पास जाकर उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और फिर बादशाह की ओर मुड़े। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये तीनों ही ज्ञानी है और ये तीनों ही आंशिक रूप से सही है। विचार तेज है, प्रकाश भी तेज है, और समय तो सबसे तेज है ही। पर मेरे पास एक ऐसा उत्तर है जो इन तीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली, वास्तविक और हर किसी को प्रभावित करने वाला है। पूरा दरबार थम सा गया। बीरबल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए निर्णायक घोषणा की, जहांपनाह, दुनिया में सबसे जल्दी और सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है आपकी दरबारी शर्त। पंडितों ने और अकबर ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने अपना तर्क प्रस्तुत किया, जिसमें हास्य और बुद्धिमत्ता दोनों थी। बीरबल का तर्क, जब आपने इनाम की घोषणा की तो इन तीनों पंडितों का विचार इनाम की कल्पना में तुरंत दौड़ गया। पहले पंडित का उत्तर सही हुआ। फिर जब आपने उन्हें सोने की मोहरों से तोलने की बात कही तो उनकी आंखों में चमक, प्रकाश दौड़ गई। दूसरे पंडित का उत्तर सही हुआ। और जैसे ही आपने शर्त पूरी न होने पर दरबारी मुर्गे की ड्यूटी की बात कही तो समय उनके लिए तुरंत भागने लगा। तीसरे पंडित का उत्तर सही हुआ। यह दरबारी शर्त ही है जिसने इनके विचार, प्रकाश और समय तीनों को एक ही पल में दौड़ा दिया। इसे पाने या खोने की ललक से ज्यादा तेज दुनिया में कुछ नहीं दौड़ता। दरबार में जोरदार ठहाका गूंज उठा। अकबर अपनी जगह से खड़े होकर बीरबल के लिए तालियां बजाने लगे। न्याय और विनम्रता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हर बार सिद्ध करते हो कि सरलता और हास्य किसी भी जटिल समस्या से बड़े होते हैं। तुम्हारा उत्तर सबसे ज्यादा सर्वसम्मत है, क्योंकि इसने तीनों पंडितों की दौड़ों को एक ही धागे में पिरो दिया। अकबर ने बीरबल को मोहरों से नवाजा। तीनों पंडित अब अपमानित नहीं, बल्कि विनम्र महसूस कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अहंकार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने झुककर अकबर और बीरबल से माफी मांगी और अपनी मूर्खता भरी बहस के लिए पछतावा व्यक्त किया। शर्त के मुताबिक पंडितों को 7 रातों तक दरबारी मुर्गे की ड्यूटी करनी पड़ी। हर सुबह जब वे मुर्गे की आवाज निकालते थे तो उन्हें याद आता था कि अहंकार हमेशा ज्ञान पर भारी पड़ता है, जब तक कि उस ज्ञान को विनम्रता से बीरबल जैसा कोई व्यक्ति नियंत्रित न करे। क्या आप चाहते हैं कि मैं बीरबल के किसी और प्रसिद्ध किस्से को लिखूं या कोई और विषय बताओ? भाग 1, रहस्य का जन्म। शाही खजाने से चोरी। बादशाह अकबर का खजाना किसी भी रियासत के लिए ईर्ष्या का विषय था। यह केवल सोने चांदी से भरा नहीं था, बल्कि उसमें दुनिया के सबसे अनोखे जवाहरात और कलाकृतियां भी रखी थीं। यह खजाना एक ऐसी इमारत में रखा था जिसकी दीवारें 6 फीट मोटी थीं और जिस पर दिन रात शाही सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता था। एक अंधेरी रात, जब हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, खजाने के मुख्य दरबान जोरवर सिंह ने डरी हुई आवाज में चीखना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब अकबर खजाने की जांच के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खजाने का सबसे मूल्यवान हिस्सा, शाही नवरत्न हार, गायब था। जोरवर सिंह ने रोते हुए बताया, जहांपनाह, मैंने पूरी रात पहरा दिया। दरवाजा अपनी जगह था, ताला नहीं टूटा था और दीवारें भी सुरक्षित थीं। मैंने किसी को आते या जाते नहीं देखा। ऐसा लगता है यह चोरी किसी अदृश्य शक्ति ने की है। महल में अफवाह फैल गई कि या तो चोर को उड़ना आता है या वह वास्तव में कोई भूत है। अकबर आग बबूला हो गए। यह क्या मजाक है? आगरा के सबसे सुरक्षित खजाने से चोरी हो जाती है और दरबान कहता है, अदृश्य शक्ति। क्या हमारे सिपाही चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं? तभी बीरबल ने कदम बढ़ाया। जहांपनाह, मैं जोरवर सिंह की बात से सहमत हूं कि चोर अदृश्य है, लेकिन वह कोई भूत नहीं है। अदृश्यता का मतलब है कि चोर ने अपनी मौजूदगी छिपा ली है, जिसका अर्थ है कि वह महल के भीतर ही कहीं है। बीरबल ने आगे कहा, एक बात निश्चित है, चोर को महल के सुरक्षा तंत्र की पूरी जानकारी थी
और वह बहुत चालाक है। अकबर ने चुनौती दी, अगर चोर यहाँ है तो उसे ढूंढो। तुम्हारी बुद्धिमानी ही हमारी इज्जत बचा सकती है। अगर तुम चोर को नहीं पकड़ पाए तो मुझे मानना पड़ेगा कि अदृश्य शक्ति का अस्तित्व है और हमारे रक्षक किसी काम के नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब तक आपने चोर को उसके काम के आधार पर पहचाना है, मैं उसे उसकी गलती के आधार पर पहचानूंगा। भाग 2। अदृश्य चोर की चुनौती और दरबारियों की मूर्खता। बीरबल ने घोषणा करवाई कि वह अदृश्य चोर को पकड़ने के लिए एक जादुई सभा आयोजित करेंगे। इस घोषणा से दरबार में हंसी और फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने दरबारियों से कहा, मैंने एक ऐसे बाबा को बुलाया है जो पानी के माध्यम से चोर की पहचान कर सकते हैं। यह चोरी इतनी बड़ी है कि इसे छिपाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति अगले 24 घंटों में पानी में अपनी शक्ल देखते ही डर से कांपने लगेगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा चमकीला तांबे का घड़ा रखवाया। घड़े में साफ पानी भरा था। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, यह पानी पवित्र है। चोर जानता है कि वह चोर है और इस पानी में अपनी शक्ल देखते ही उसका अपराध उसके चेहरे पर दिखाई देगा। चोर को छोड़कर बाकी सभी दरबारी इस पानी में अपनी शक्ल देखें। बारी बारी से सभी दरबारी आए और पानी में अपनी शक्ल देखकर निश्चिंत होकर चले गए। सभी इस बात पर हंस रहे थे कि बीरबल कितने भोले हैं। सिर्फ पानी में शक्ल देखने से कोई चोर थोड़ी पकड़ में आता है। लेकिन बीरबल की नजर केवल उन पर नहीं थी जो शक्ल देख रहे थे। 3 दरबारी थे जो अपनी बारी आने पर पीछे हट गए। मंसूर अली, उसने कहा कि उसका पेट खराब है और वह झुक नहीं सकता। सिरोज खान, उसने बहाना किया कि वह रात को जागा था और उसका चेहरा बहुत खराब दिख रहा है, इसलिए वह शक्ल नहीं देखना चाहता। एक शाही मुंशी, लेखपाल मुंशी ने साफ मना कर दिया, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। मैं किसी जादुई पानी में अपनी शक्ल नहीं देखूंगा। सभी दरबारियों ने मुंशी की तारीफ की कि वह कितना तर्कसंगत है। अकबर ने निराश होकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम यह क्या कर रहे हो? इनमें से कोई चोर नहीं है। चोर अगर अदृश्य है तो वह तुम्हारे जादुई पानी से क्यों डरेगा? तुमने मेरा समय बर्बाद किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैंने बस चोर को एक आसान मौका दिया कि वह खुद को बचाने के लिए एक तर्कसंगत बहाना बनाए, और उसने बना लिया। अब हम शिकार की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 3। बीरबल की अनोखी योजना, लालच का जाल। बीरबल जानता था कि केवल शक के आधार पर किसी उच्च अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे ठोस सबूत चाहिए था, और सबूत के लिए उसे चोर को लालच देना था। बीरबल ने बादशाह से आज्ञा ली और महल के रसोई घर में एक नई योजना बनाई। बीरबल ने रसोई के मुखिया को बुलाया और कहा, कल से पूरे महल में एक अफवाह फैला दो कि हर रोज सुबह महाराज के नाश्ते के लिए शाही खमीर वाली डबल रोटी बनती है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का अमूल्य हीरा पाउडर मिलाया जाता है जो केवल बादशाह के लिए है। असल में बीरबल ने डबल रोटी बनाने के लिए सोने के रंग के चमकते हुए पाउडर का इस्तेमाल किया। यह पाउडर दिखने में बिल्कुल सोने जैसा था, लेकिन था जहरीला नहीं, बस पेट के लिए खराब। अगली सुबह बीरबल ने उन तीनों संदिग्धों, मंसूर अली, सिरोज खान और मुंशी को अपने पास बुलाया। बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा, जहांपनाह ने आज एक नई परंपरा शुरू की है। जो भी आज सुबह नाश्ते में यह विशेष शाही डबल रोटी खाएगा, उसे दिन भर काम नहीं करना पड़ेगा और उसे विशेष सम्मान मिलेगा। बीरबल ने जानबूझकर डबल रोटी का एक टुकड़ा मुंशी के सामने वाली मेज पर रख दिया और वहां से हट गए। लालच का सिद्धांत काम कर गया। चोर जानता था कि बीरबल की चाल में कोई न कोई रहस्य होगा। शाही नवरत्नहार चुराने वाले चोर का अहंकार यह मानने को तैयार नहीं था कि बीरबल इतना सीधा खेल खेलेंगे, लेकिन मुंशी को लगा कि अगर वह यह डबल रोटी खा लेगा तो उसे दिन भर काम नहीं करना पड़ेगा, उसे विशेष सम्मान मिलेगा। बीरबल को शक हो जाएगा कि उसने पानी में शक्ल नहीं देखी थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। मुंशी, जो बहुत लालची था, झट से रोटी उठाता है और उसे खाने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े अपने कफनी चोगे की जेब में छिपा लिए। उसे लगा कि वह बीरबल को धोखा दे देगा। यह देखते ही बीरबल मुस्कुरा उठे। भाग 4। चोर की पहचान, एक साधारण सा सबूत। कुछ ही घंटों बाद मुंशी को पेट में हल्की सी गड़बड़ी महसूस होने लगी। नकली
हीरे का कमाल। शाम को बीरबल ने दरबार बुलाया। अकबर और अन्य दरबारी अभी भी असमंजस में थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। बीरबल ने मुंशी को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों से पूछा कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाया। सबने सामान्य नाश्ता बताया। फिर बीरबल मुंशी के सामने आए। मुंशी जी, आपने नाश्ते में क्या खाया? मैंने सुना है कि आज आपको विशेष सम्मान मिला है। मुंशी ने आत्मविश्वास से झूठ बोला, मैंने कुछ नहीं खाया बीरबल साहब, मैंने सुबह केवल पानी पिया है। मैं किसी भी विशेष शाही रोटी को छूने से पहले बादशाह से आज्ञा लेता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे मुंशी जी, आप इतने ईमानदार हैं कि मुझे खुशी हुई। बीरबल ने अब अपना अंतिम दाव खेला। उन्होंने महल के पालतू बंदर को बुलाया, जिसे वे बादशाह का जासूस कहते थे। बीरबल ने बंदर के कान में कुछ फुसफुसाया, फिर बंदर को मुंशी के पास भेजा। बंदर अपनी आदत के अनुसार मुंशी की कफनी के पास उछला। मुंशी, जो घबराया हुआ था, चिल्लाया। बंदर ने झट से मुंशी की जेब में मुंह मारा और रोटी के टुकड़ों में से एक टुकड़ा निकालकर खाने लगा। जैसे ही बंदर ने चमकती डबल रोटी खाई, उसके मुंह से सोने जैसा पाउडर चमकने लगा। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, देखिए जहांपनाह, मुंशी जी ने कहा कि उन्होंने रोटी नहीं खाई, लेकिन उनका झूठ उनकी जेब से निकला। अब मुंशी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाही ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, मुंशी ने जादुई पानी में शक्ल नहीं देखी, क्योंकि उसे पता था कि चोर वह खुद है, और वह तर्क का बहाना बनाकर छिप गया। मुंशी ने शाही रोटी का लालच किया और उसे छिपाया, जबकि अन्य दो संदिग्धों ने ऐसा नहीं किया। जब मुंशी की गहन तलाशी ली गई, तो उसके घर के गुप्त तहखाने से न केवल शाही नवरत्नहार मिला, बल्कि वर्षों से चुराए गए कई अन्य शाही सामान भी बरामद हुए। भाग 5, अंतिम फैसला और चोर की सजा। मुंशी ने स्वीकार किया कि वह कई वर्षों से शाही रिकॉर्ड की जांच करते हुए सुरक्षा खामियों को जानता था। उसने जानबूझकर एक ऐसे स्थान पर छोटा सा छेद बनाया था, जिसे दरवाजे से नहीं देखा जा सकता था, और उसी छेद से उसने हार निकाला था। वह रात में अपनी साधारण कपड़ों में आता था और पहरेदारों को लगता था कि वह कोई और सिपाही या कर्मचारी है। इस प्रकार वह अदृश्य बना रहा। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। अदृश्य चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें किसी तंत्र मंत्र की नहीं, बल्कि साधारण मनोविज्ञान और लालच की आवश्यकता पड़ी। अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मोहरों और एक विशेष हाथी से नवाजा। मुंशी को उसकी चोरी और राजद्रोह के लिए कठोरतम सजा दी गई। उसकी सजा यह थी कि उसे अपने बाकी जीवन के लिए शाही रसोई घर में काम करना पड़ा, और वह भी बंदरों की निगरानी में। दरबारी हमेशा याद रखते थे कि बीरबल ने कैसे चोर को उसके अहंकार और लालच के माध्यम से पकड़ा। शाही खजाने की दीवारें तो मोटी थीं, लेकिन बीरबल ने साबित कर दिया कि चोर का लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और यह कमजोरी बीरबल की नजरों से कभी अदृश्य नहीं रह सकती। बीरबल और खजाने का नक्शा, एक साहसिक गाथा। भाग 1, रहस्यमय नक्शा और बादशाह की चिंता। एक दोपहर, जब बादशाह अकबर अपने पुराने शाही पुस्तकालय की सफाई करवा रहे थे, तो उन्हें एक पुरानी, धूल भरी पेटी मिली। पेटी के अंदर, चमड़े के एक मुड़े हुए टुकड़े पर, एक बेहद अजीबोगरीब नक्शा उकेरा हुआ था। यह नक्शा किसी पुराने पूर्वज का लगता था। नक्शे पर कोई साफ जगह नहीं दिखाई गई थी, बल्कि कुछ पहेलियां और प्रतीक थे। सूर्य का पुत्र जहां अपनी छाया छोड़ता है, चांदी की नदी जहां हरे घास से मिलती है, 3 कदम पूरब, 7 कदम पश्चिम, और तुम पा जाओगे जो सदियों से सोया है। अकबर उत्साहित और भ्रमित दोनों थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, देखो यह क्या है? यह हमारे पूर्वजों के एक गुम हुए खजाने का नक्शा लगता है। अगर यह सच है, तो हम अपने साम्राज्य को कई गुना अमीर बना सकते हैं। दरबारियों में भी फुसफुसाहट फैल गई। हर कोई उस खजाने का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन नक्शे को देखकर बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह नक्शा उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। पुराने राजा सीधे नक्शे नहीं बनाते थे। यह नक्शा एक बुद्धिमत्ता की परीक्षा है, भौतिकी या भूगोल की नहीं। अकबर ने चुनौती दी, ठीक है, हम देखते हैं। मैं इस खजाने को ढूंढने के लिए एक टीम भेजूंगा। जिसने भी खजाना ढूंढ निकाला, उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। भाग 2, लालची दरबारियों की असफलता
नक्शे का अर्थ। खजाना ढूंढने के लिए दरबारियों में होड़ लग गई। सबसे पहले आगे आए मुल्ला दो प्याजा और दो अन्य लालची दरबारी। मुल्ला दो प्याजा का विश्लेषण। शाब्दिक अर्थ। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह कितना आसान है। सूर्य का पुत्र मतलब सूरजमुखी का पेड़ या कोई बड़ा पर्वत जो सूर्य के सामने हो। चांदी की नदी मतलब जहां गंगा नदी बर्फ से निकलती है। हम तुरंत उत्तर की ओर जाएंगे। परिणाम, मुल्ला दो प्याजा अपनी टीम के साथ उत्तर की ओर पहाड़ों में गए। उन्होंने कई दिन बर्बाद किए। उन्हें सिर्फ बर्फीले नाले मिले और ठंड के मारे उनकी हालत खराब हो गई। वे खाली हाथ लौटे। दूसरे दरबारी का विश्लेषण। ज्योतिषीय अर्थ। दूसरे दरबारी ने दावा किया, यह ज्योतिषीय संकेत है। सूर्य का पुत्र शनि ग्रह को दर्शाता है। यह खजाना शनि के अधीन किसी काली चट्टान के पास है। हमें ज्योतिषियों से पूछना चाहिए। परिणाम, ज्योतिषी एक हफ्ते तक कुंडली मिलाते रहे। अंत में उन्होंने एक पुराने श्मशान घाट की ओर इशारा किया, जहां उन्हें सिर्फ पुरानी हड्डियां और डर मिला। अकबर अब और भी परेशान हो गए। यह क्या हो रहा है? हमारा खजाना हमें मूर्ख बना रहा है। बीरबल, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह खजाना केवल एक पहेली है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खजाना हमेशा वहीं होता है जहां कोई उसे आसानी से खोज न सके। हमारे पूर्वज जानते थे कि लालची लोग हमेशा दूर और मुश्किल जगहों पर देखेंगे, लेकिन सच्चे खजाने अक्सर सबसे साधारण जगह पर छिपे होते हैं। अब मेरी बारी है। बीरबल ने घोषणा की, मैं खजाना ढूंढने के लिए महल से बाहर नहीं जाऊंगा। भाग 3। बीरबल की यात्रा। मूर्खों के तर्क से सबक। बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें खोजना शुरू करने से पहले महल के सबसे साधारण और उपेक्षित हिस्से की सफाई करनी होगी। बीरबल ने नक्शे के पहले प्रतीक पर ध्यान दिया, सूर्य का पुत्र जहां अपनी छाया छोड़ता है। बीरबल ने मुल्ला और दरबारियों से पूछा, जब तुम थके हुए और निराश हो गए थे तो तुम कहाँ रुके थे? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं एक बड़े पेड़ की छाया में रुक गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। पुराने जमाने में जब यात्रा के साधन नहीं थे तो यात्री कहाँ आराम करते थे? बड़े और घने पेड़ों के नीचे। और सूर्य का पुत्र कौन है? दरबारी कंफ्यूज हो गए। सूर्य का पुत्र शनि। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं मूर्खों, पेड़ की सबसे ऊंची शाखाएं सूर्य की गर्मी और प्रकाश को सबसे ज्यादा सहती है। इसलिए वे सूर्य के सबसे करीब के पुत्र हुए। और पेड़ की शाखाएं क्या छोड़ती है? छाया। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि खजाना महल के अंदर किसी बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के पास होना चाहिए। महल में वास्तव में एक विशाल, सदियों पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे शाही विश्राम स्थल कहा जाता था, लेकिन किसी ने कभी उसे गंभीरता से नहीं देखा था। बीरबल बरगद के पेड़ के पास गए और नक्शे के दूसरे प्रतीक को देखा, चांदी की नदी जहां हरे घास से मिलती है। भाग 4। अंतिम पहेली। सूर्य का पुत्र और चांदी की नदी। बीरबल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए। चांदी की नदी का क्या मतलब हो सकता है? दरबारी, निश्चित रूप से कोई नदी। बीरबल, नदी तो महल के पास नहीं है, और अगर होती तो नक्शे में इतनी अस्पष्ट क्यों होती? बीरबल ने गौर किया कि बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा पानी का हौद, टैंक था, जिसका इस्तेमाल माली पौधे सींचने के लिए करते थे। पानी का हौद हरे घास, लॉन से घिरा हुआ था। जब सूर्य का प्रकाश हौद के शांत पानी पर पड़ता था तो यह चांदी की तरह चमकता था। बीरबल चिल्लाए, मिल गया। चांदी की नदी वह हौद है जो घास से मिलता है। बीरबल अब खजाने के बिल्कुल करीब थे। उन्होंने हौद के किनारे खड़े होकर अंतिम पहेली पढ़ी। 3 कदम पूरब, 7 कदम पश्चिम, और तुम पा जाओगे जो सदियों से सोया है। लालची दरबारी तुरंत पूरब की ओर दौड़े, फिर पश्चिम की ओर दौड़े। वे कंफ्यूज हो गए और थककर गिर पड़े। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, पहले पूरब, फिर पश्चिम। यह तो कोई दिशा ही नहीं है। यह तो पागलपन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जब तुम किसी जगह खड़े हो तो तुम एक ही समय में पूरब और पश्चिम कैसे जा सकते हो? यह कोई भौगोलिक पहेली नहीं है, यह तुम्हारी अपनी चाल की पहेली है। भाग 5। खजाने का असली रहस्य और बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने अकबर से आग्रह किया कि वे हौद के पास खड़े हों। बीरबल ने स्पष्ट किया, 3 कदम पूरब,
यह कदम चलने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि नक्शे को समझने वाले व्यक्ति के लिए है। इसका अर्थ है हौद के 3 बड़े पत्थर, स्टेपिंग स्टोन, जो पूरब की ओर लगे हैं। 7 कदम पश्चिम, इसका अर्थ है हौद के 7 छोटे पत्थर जो पश्चिम की ओर लगे हैं। बीरबल ने उन पत्थरों को गिनवाया। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा कि वे हौद के ठीक किनारे पर खड़े हों, जहां सूर्य की छाया पड़ रही थी, पहले प्रतीक की पुष्टि। अब जहांपनाह, आपको सिर्फ सदियों से सोए हुए खजाने को बाहर निकालना है। बीरबल ने हौद के बिल्कुल किनारे पर स्थित एक ढीली ईंट की ओर इशारा किया, जो घास और काई से ढंकी थी। जैसे ही अकबर ने वह ईंट हटाई, उन्हें नीचे एक छोटा चमड़े का थैला मिला। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा, इस छोटे थैले में क्या हो सकता है? अकबर ने थैला खोला। वह सोने या जवाहरात से भरा नहीं था। अंदर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। जिसने यह पहेली सुलझा ली, उसे दौलत की जरूरत नहीं है। दरबारी निराश हो गए, लेकिन अकबर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम सही थे। यह हमारे पूर्वजों द्वारा रची गई एक बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी। वे जानते थे कि लालची लोग दूर पहाड़ों में दौड़ेंगे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सबसे साधारण जगहों पर छिपे अर्थ को ढूंढ लेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खजाना हमेशा सोना नहीं होता। इस खजाने का असली सोना है ज्ञान और तर्क। और आपने यह खजाना उन सभी लालची दरबारियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि वे अपनी मूर्खता के कारण कितना समय बर्बाद करते हैं। अकबर ने बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया और कहा, इस खजाने के कागज को शाही पुस्तकालय में रखो। यह साबित करता है कि मेरे दरबार का सबसे बड़ा खजाना कोई दौलत नहीं, बल्कि तुम हो। बीरबल की उल्टी सवारी, ज्ञान की दिशा। भाग 1। बीरबल की नई आदत और दरबारियों का आश्चर्य। एक दिन जब बीरबल अपने शाही घोड़े पर सवार होकर दरबार में पहुंचे, तो पूरे आगरा में कौतूहल फैल गया। बीरबल का घोड़ा हमेशा की तरह सधा हुआ और शानदार था, लेकिन बीरबल घोड़े पर उल्टी दिशा में बैठे थे। यानी घोड़े का मुख सामने की ओर था, लेकिन बीरबल का मुख घोड़े की पूंछ की ओर था। यह दृश्य इतना अजीब था कि रास्ते भर लोग हंसते रहे। कुछ ने ताना मारा, कुछ ने सोचा कि बीरबल पागल हो गए हैं। जब बीरबल शाही दरबार पहुंचे, तो बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बीरबल, मेरे दोस्त, यह किस तरह का नया फैशन है? क्या तुम शाही सवारी के नियमों को भूल गए हो, या यह तुम्हारी कोई नई बुद्धिमानी है जो मेरी समझ से बाहर है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से झुककर प्रणाम किया, पीछे की ओर मुँह करके ही। जहांपनाह, यह बुद्धिमानी से ज्यादा एक जरूरत है। मैंने यह नया तरीका अपनाया है। दरबारी, खासकर मुल्ला दो प्याजा, इस मौके को बीरबल का मजाक उड़ाने के लिए गंवाना नहीं चाहते थे। मुल्ला दो प्याजा ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है बीरबल अपनी अक्ल खो बैठे हैं। अब उन्हें यह भी नहीं पता कि घोड़े पर कैसे बैठते हैं। यह शाही दरबार का अपमान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी जरूरत, बीरबल? तुम तो दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हो। क्या तुम्हें डर है कि घोड़ा तुम्हें पीछे से हमला करेगा? भाग 2। बादशाह का सवाल और बीरबल का अजीब तर्क। अगले दिन बीरबल फिर उसी उल्टी सवारी में दरबार पहुंचे। अब यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक आदत बन चुकी थी। अकबर ने निजी तौर पर बीरबल से इस अजीब व्यवहार का कारण पूछा। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं घोड़े पर जिस दिशा में बैठता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि घोड़ा किस दिशा में जा रहा है। अकबर, मैं समझा नहीं। बीरबल, जहांपनाह, मैंने देखा है कि जब मैं सीधी दिशा में बैठता हूं, तो सभी लोग मेरी सवारी की तारीफ करते हैं, मेरे कपड़ों की तारीफ करते हैं और मेरे घोड़े की शान की तारीफ करते हैं। लेकिन कोई भी मेरे गंतव्य, डेस्टिनेशन या मेरे विचारों पर ध्यान नहीं देता। बीरबल ने आगे कहा, उल्टी सवारी करने से एक अद्भुत चीज होती है। जब मैं उल्टा बैठता हूं, तो हर कोई हंसता है, हर कोई मेरी मूर्खता पर ध्यान देता है। और जब वे मेरी मूर्खता पर ध्यान देते हैं, तो उन्हें यह याद रहता है कि मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं। सीधी सवारी में मैं एक साधारण दरबारी होता, पर उल्टी सवारी में मैं बीरबल हूं। अकबर हंस पड़े,
तुम तो उल्टी सवारी करके भी सीधे तर्क देते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस कारण मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम शाही शान को बदनाम कर रहे हो। बीरबल ने कहा, यही तो मैं चाहता हूं, जहांपनाह। अब देखिए, मुल्ला दो प्याजा मुझसे क्या कहते हैं। भाग 3। मुल्ला दो प्याजा की चुनौती, उल्टी सवारी का रहस्य। मुल्ला दो प्याजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई कि बीरबल को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाए। एक बड़े सार्वजनिक समारोह के दिन, जब आगरा के आम लोग भी मौजूद थे, मुल्ला दो प्याजा ने अकबर से अनुरोध किया, जहां पनाह, अगर बीरबल इतने समझदार है, तो उनसे पूछिए कि वह उल्टी सवारी क्यों कर रहे हैं। अगर वह इसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं बता पाए, तो उन्हें दंड मिलना चाहिए क्योंकि वह शाही शान का मजाक उड़ा रहे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने कहा, जरूर मुल्ला जी, मैं आपको बताता हूं। लेकिन मेरा जवाब सुनने से पहले आपको एक शर्त माननी होगी। मुल्ला दो प्याजा, जो आत्मविश्वास से भरे थे, बोले, क्या शर्त? बीरबल, शर्त यह है कि अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो आपको भी आज से पूरे 1 सप्ताह तक मुर्गी की चाल में दरबार आना होगा। और अगर आप संतुष्ट हो गए, तो मैं आज ही से सीधी सवारी शुरू कर दूंगा। मुल्ला दो प्याजा ने सोचा कि बीरबल कोई बहाना बनाएंगे, जिसे वह आसानी से काट देंगे। मुल्ला ने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली। भाग 4। बीरबल का जवाब, अहंकार और मूर्खता की दिशा। बीरबल ने अब अपने घोड़े को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया और उल्टी दिशा में बैठे बैठे सबको संबोधित किया। मुल्ला दो प्याजा, आप कहते हैं कि मेरी सवारी गलत है। लेकिन गलत क्या है? क्या मेरी सवारी से घोड़ा चल नहीं रहा है? क्या मैं दरबार तक नहीं पहुंचा? घोड़ा चल रहा है। बीरबल, मुल्ला ने चिल्लाकर कहा, पर तुम पीछे देख रहे हो। आगे देखना जरूरी है, ताकि तुम जानो कि कहाँ जा रहे हो। बीरबल ने जोरदार ठहाका लगाया। बीरबल, यही वह बात है जो आप समझ नहीं पाए, मुल्ला जी। जब मैं घोड़े पर सीधी दिशा में बैठता हूं, तो घोड़े का चेहरा सामने होता है, और मेरा चेहरा भी सामने होता है। इससे देखने वाले को लगता है कि हम दोनों सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब मैं घोड़े पर उल्टी दिशा में बैठता हूं, तो घोड़ा तो सही दिशा में जा रहा होता है, पर देखने वालों को मेरी यह उल्टी सवारी उनकी मूर्खता की दिशा दिखाती है। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा और निष्कर्ष निकाला, जहां पनाह, मैंने यह उल्टी सवारी इसलिए शुरू की ताकि जब मैं और मेरा घोड़ा आपके महान दरबार की ओर बढ़ रहे हों, तो मैं पीछे मुड़कर उन सभी ईर्ष्यालु और मूर्ख दरबारियों पर नजर रख सकूं, जो हमेशा मेरे पीछे पीछे मेरी आलोचना करते हैं और मेरी बुराई करते हैं। सीधी सवारी में मैं उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन उल्टी सवारी में मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, घोड़े के माध्यम से, और पीछे भी नजर रख रहा हूं, अपनी आंखों से। बीरबल ने यह कहकर अपनी बात खत्म की। इस तरह मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं अपनी बुद्धिमानी की दिशा में आगे बढ़ूं और साथ ही उन लोगों के अहंकार की दिशा पर भी नजर रख सकूं जो मुझे नीचे खींचना चाहते हैं। भाग 5। अंतिम फैसला और उल्टी सवारी का असली संदेश। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने न केवल अपने अजीब व्यवहार को तर्कसंगत साबित किया, बल्कि मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा भी कर दिया। अकबर खुशी से झूम उठे। उन्होंने जोरदार तालियां बजाईं। वाह बीरबल, यह तुमने क्या खूब किया। तुम्हारी उल्टी सवारी केवल एक हास्य नहीं, बल्कि एक गहरा सबक थी। तुमने साबित कर दिया कि असली दिशा वह नहीं है जिसमें तुम देखते हो, बल्कि वह है जिसमें तुम आगे बढ़ते हो। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिया। मुल्ला दो प्याजा अपमान से लाल हो गए। उन्हें शर्त के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक दरबार में मुर्गी की चाल में आना पड़ा। हर बार जब वह चलते थे, तो दरबार में ठहाके गूंज उठते थे। बीरबल ने अगले दिन से सीधी सवारी शुरू कर दी। जब अकबर ने उनसे पूछा, अब क्यों? क्या पीछे देखने की जरूरत खत्म हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, अब मुल्ला जी मुर्गी की चाल में चल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि शाही दरबार में मुर्गे की चाल देखना मेरी उल्टी सवारी देखने से कहीं ज्यादा मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। और इस तरह बीरबल ने अपनी उल्टी सवारी से सिद्ध कर दिया कि हास्य और तर्क को सही समय पर प्रयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा सही दिशा में ही आगे बढ़ता है, चाहे उसकी सवारी किसी भी दिशा में हो।
भाग 1। मछुआरे का असंभव दावा और दरबार में सनसनी। आगरा शहर में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था गोपीनाथ। वह अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाना जाता था। एक दिन गोपीनाथ ने बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश किया, जिसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें एक विशाल और सुंदर मछली थी। गोपीनाथ ने झुककर बादशाह को प्रणाम किया और एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। जहां पनाह, यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है। यह एक बोलने वाली मछली है। यह मनुष्य की भाषा में बात कर सकती है। मैंने इसे यमुना नदी के गहरे पानी में पकड़ा है। दरबारियों में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत गोपीनाथ को पागल घोषित कर दिया। अकबर भी अविश्वास में थे, लेकिन मछली सचमुच अद्भुत लग रही थी। क्या तुम गंभीर हो, गोपीनाथ? एक मछली बोलती है। गोपीनाथ ने अपनी बात दोहराई और कहा, हाँ जहांपनाह। जब मैंने इसे पकड़ा तो इसने मुझसे कहा, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं उन्हें खजाने का रास्ता बताऊंगी। लालच में आकर अकबर ने तुरंत कहा, अगर यह मछली बोलती है तो मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से तोल दूंगा, लेकिन अगर यह झूठ हुआ तो मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। गोपीनाथ ने आत्मविश्वास से कहा। बीरबल, जो शांत बैठे थे, इस दावे पर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि गोपीनाथ या तो बहुत चालाक है या बहुत भोला। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि एक मछली कैसे बोल सकती है। तुम इस रहस्य को सुलझाओ। इस मछली को महल के सबसे बड़े बर्तन में साफ पानी भरकर रखा जाए। कल सुबह यह मछली दरबार में बोलेगी। भाग 2। बादशाह की शर्त और दरबारियों की मूर्खता। अगली सुबह दरबार में भारी भीड़ थी। हर कोई इतिहास में पहली बार एक बोलती हुई मछली को देखने के लिए उत्साहित था। मछली को एक बड़े, साफ बर्तन में लाया गया और दरबार के बीचों बीच रखा गया। गोपीनाथ भी गर्व से खड़ा था। अकबर ने आदेश दिया, बोलो, मछली, राजा को खजाने का पता बताओ। मछली शांत थी। उसने सिर्फ पानी में एक बुलबुला छोड़ा। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह सिर्फ एक बेवकूफ मछुआरा है जो शाही समय बर्बाद कर रहा है। गोपीनाथ ने घबराकर कहा, शायद यह अभी डरी हुई है, जहांपनाह। इसे शायद कुछ वक्त लगेगा। यह तब बोलती है जब यह खुश होती है। अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने गोपीनाथ को धमकी दी, अगर यह आज सूर्यास्त से पहले नहीं बोली तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। बीरबल ने अकबर से फुसफुसाते हुए कहा, जहांपनाह, गोपीनाथ की सजा से पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि गोपीनाथ इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत क्यों कर रहा है। वह कोई मूर्ख नहीं लगता। बीरबल ने दरबारियों से कहा, हो सकता है यह मछली केवल ज्ञानी लोगों के सामने बोलती हो। आप में से जो भी ज्ञानी है वह इस मछली से बात करने की कोशिश करे। एक एक करके कई दरबारी मछली के पास गए और उसे उपदेश दिए, धार्मिक कविताएं सुनाई और उसे बोलने के लिए मनाने की कोशिश की। मुल्ला दो प्याजा ने उसे फारसी में कविता सुनाई। एक ज्योतिषी ने उसे तारों की चाल के बारे में बताया। एक अमीर सेठ ने उसे सोने के सिक्के देने का वादा किया। मछली ने इन सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ कभी कभार अपनी पूंछ हिलाई। बीरबल ने यह सब देखकर निष्कर्ष निकाला, मछली ने किसी से बात नहीं की। इसका मतलब है कि या तो दरबार में कोई ज्ञानी नहीं है या फिर यह मछली वास्तव में नहीं बोलती। भाग 3। बीरबल की जासूसी, बोलती मछली का रहस्य। बीरबल को गोपीनाथ के आत्मविश्वास पर शक हुआ। कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर सजा के डर के बावजूद इतने बड़े झूठ पर कायम नहीं रह सकता जब तक कि उसे विश्वास न हो कि मछली बोलेगी। बीरबल ने अगले दिन मछुआरे गोपीनाथ को निजी तौर पर बुलवाया। बीरबल, गोपीनाथ, मुझे बताओ, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम जानते हो कि मछली नहीं बोलती। गोपीनाथ, मैं सच कह रहा हूं, बीरबल जी। मछली बोलती है, पर वह शायद बादशाह के सामने डर रही है। बीरबल ने सोचा, अगर मछली बोलती है तो इसका मतलब है कि बोलने वाला कोई और है जो मछली के नाम पर बात करता है। बीरबल ने गोपीनाथ से पूछा, जब तुम मछली पकड़ने गए थे तब तुम्हारे साथ कौन था? गोपीनाथ, मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था। वह जाल बिछाने में मेरी मदद कर रहा था। बीरबल ने गोपीनाथ और उसके बेटे के घर का दौरा किया। घर साधारण था, लेकिन बीरबल ने वहां एक असामान्य चीज देखी। घर की एक दीवार के पास एक बहुत लंबी, खोखली,
बांस की छड़ी पड़ी थी जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। बीरबल ने गोपीनाथ के बेटे को मिठाई दी और पूछा, तुमने मछली को बोलते हुए कब सुना? बेटे ने कहा, जब हम नदी किनारे थे। मछली ने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। बीरबल ने तुरंत बोलने वाली मछली का रहस्य सुलझा लिया। भाग 4, अंतिम प्रदर्शन और मछुआरे की पोल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मछली आज जरूर बोलेगी, लेकिन केवल तभी जब उसे अपना पुराना वातावरण मिले। बीरबल ने गोपीनाथ को फिर से दरबार के बीचों बीच आने को कहा और उसके छोटे बेटे को दरबार के एक पर्दे के पीछे छिपा दिया गया। बीरबल ने गोपीनाथ से कहा, तुम अपनी टोपी निकालो और मछली के ऊपर रखो। गोपीनाथ ने टोपी रखी। बीरबल ने फिर वह लंबी, खोखली बांस की छड़ी मंगवाई जो उन्हें गोपीनाथ के घर मिली थी। बीरबल ने छड़ी का एक सिरा मछली वाले बर्तन के पास रखा और दूसरा सिरा पर्दे के पीछे छिपे गोपीनाथ के बेटे के मुंह के पास रखा। बीरबल ने जोरदार आवाज में गोपीनाथ को आदेश दिया, मछली से पूछो, तुम बादशाह के सामने क्यों नहीं बोलती? गोपीनाथ ने मछली से पूछा। तभी बांस की छड़ी के माध्यम से एक पतली आवाज आई, मैं बादशाह के सामने कैसे बोलूं? मुझे यहां बहुत गर्मी लग रही है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मछली बोल उठी। बीरबल ने पर्दे को तुरंत हटा दिया। वहां गोपीनाथ का बेटा छड़ी से बात कर रहा था। बीरबल ने रहस्य समझाया। छड़ी, बांस की खोखली छड़ी ध्वनि के संचरण, साउंड ट्रांसमिशन का काम कर रही थी। टोपी, गोपीनाथ ने टोपी इसलिए रखी थी ताकि किसी को पता न चले कि वह अपने बेटे को इशारा कर रहा है और बेटा मछली के बर्तन के बहुत करीब है। बेटे की आवाज, बेटे की पतली आवाज मछली के पानी में गूंजती थी और ऐसा लगता था कि मछली बोल रही है। गोपीनाथ ने स्वीकार किया कि वह लालच में आया था। उसके बेटे को लगा था कि मछली बोल रही है, लेकिन असल में नदी की गुफा में उसकी आवाज गूंज रही थी, जिससे गोपीनाथ को लगा कि मछली बोल रही है। बाद में लालच में आकर उसने इस चाल का सहारा लिया। भाग 5, बीरबल का अंतिम हास्य और ज्ञान का सबक। अकबर गोपीनाथ की मूर्खता और बीरबल की बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित थे। अकबर ने कहा, गोपीनाथ, तुम झूठ बोलने और शाही दरबार का समय बर्बाद करने के लिए सजा के हकदार हो, लेकिन बीरबल ने तुम्हें पकड़ने में जो चतुराई दिखाई है, मैं उससे इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हें सजा नहीं दूंगा। बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया, जहांपनाह, इसे सोने के सिक्कों से नहीं, बल्कि एक बड़ी और ताजी मछली से तोल दीजिए, ताकि यह अपने परिवार को खिला सके। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा से पूछा, मुल्ला जी, बोलती मछली का राज तो खुल गया। अब आप बताएं, आपने इस घटना से क्या सीखा? मुल्ला दो प्याजा ने कहा, मैंने सीखा कि मछुआरे धोखेबाज होते हैं। बीरबल ने हंसकर कहा, नहीं मुल्ला जी, हमने सीखा कि ज्ञान की कमी में हम अंधविश्वास को सच मान लेते हैं। और दूसरी बात, हमेशा उस आवाज पर शक करना चाहिए जो किसी बांस की छड़ी के माध्यम से आ रही हो। सभी दरबारी हंस पड़े। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि किसी भी रहस्य के पीछे जादू नहीं, बल्कि केवल साधारण चाल या अज्ञानता छिपी होती है। भाग 1, रहस्य में दीपक का आगमन और उसकी अजीब शक्ति। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक दूर देश का व्यापारी, जिसका नाम कलीमुद्दीन था, एक अनोखी वस्तु लेकर आया। वह वस्तु एक साधारण लेकिन अत्यंत प्राचीन दिखने वाला मिट्टी का दीपक थी। कलीमुद्दीन ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है। यह मेरे पूर्वजों की देन है और इसमें एक अद्भुत शक्ति है। यह दीपक सच और झूठ को पहचान सकता है। अकबर ने दिलचस्पी दिखाई। सच और झूठ को? कैसे? कलीमुद्दीन ने दीपक को जलाया। उसकी लौ शांत थी। कलीमुद्दीन ने कहा, जब कोई व्यक्ति इस दीपक के सामने सत्य बोलता है तो इसकी लौ शांत और नीली रहती है, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलता है, लौ अचानक भड़क उठती है और लाल हो जाती है। यह सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने तुरंत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने कलीमुद्दीन से पूछा, क्या मैं बादशाह अकबर हूं? कलीमुद्दीन, हाँ जहांपनाह। दीपक की लौ शांत और नीली रही। फिर अकबर ने जानबूझकर झूठ बोला, क्या मेरी पगड़ी हरे रंग की है? जबकि वह लाल थी। अकबर के मुंह से झूठ निकलते ही दीपक की लौ झटके से भड़की और लाल हो गई।
पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। यह जादू था या विज्ञान, कोई नहीं समझ पाया। अकबर ने खुशी से कहा, कलीमुद्दीन, यह दीपक मेरे लिए अनमोल है। यह दरबार में न्याय स्थापित करेगा। अब कोई भी अपराधी झूठ नहीं बोल पाएगा। अकबर ने दीपक को शाही खजाने के पास एक विशेष स्थान पर रखवाया, जहां वह न्याय की कसौटी बन गया। लेकिन इस सत्य का दीपक के आगमन से दरबारियों में डर और बेचैनी फैल गई। भाग 2, बादशाह का संदेह और दरबारियों का लालच। अगले कुछ दिनों तक दीपक ने कई छोटे मोटे विवादों को सुलझाया, लेकिन मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी अब बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगा कि अगर यह दीपक रहा तो उनकी चालाकियां और चुगलियां पकड़ी जाएंगी और बीरबल की बुद्धिमानी की जरूरत खत्म हो जाएगी। वे अकबर को यह समझाने की कोशिश करने लगे कि यह दीपक कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक दैवीय चमत्कार है। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। एक शाम बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। अकबर, बीरबल, तुम इस दीपक के बारे में क्या सोचते हो? यह सचमुच एक चमत्कार है। अब न्याय करना कितना आसान हो गया है। बीरबल, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि दीपक की प्रतिक्रिया अद्भुत है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज जादू नहीं है, केवल विज्ञान है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अकबर, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि कलीमुद्दीन झूठ बोल रहा है? लौ कभी झूठ नहीं बोल सकती। बीरबल, जहांपनाह, दीपक की लौ तब भड़कती है जब झूठ बोलने वाला बोलता है। लौ व्यक्ति के मन में झूठ पैदा होने पर नहीं भड़कती। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि कलीमुद्दीन ने एक सरल सिद्धांत का उपयोग करके हमें मूर्ख बनाया है। बीरबल ने अकबर से चुनौती दी, अगर यह दीपक सचमुच जादुई है तो मैं कल इसे खुद के सामने आजमाऊंगा। अगर मैं इसे झूठ बोलने पर भड़काने में सफल रहा तो यह जादुई है, लेकिन अगर मैं इसका रहस्य उजागर कर पाया तो यह सिद्ध होगा कि यह केवल एक चतुर चाल है। अकबर सहमत हो गए। यह बीरबल की बुद्धिमानी और कथित जादू के बीच की निर्णायक लड़ाई थी। भाग 3, बीरबल की चुनौती, दीपक का विज्ञान बनाम जादू। अगले दिन बीरबल ने भरी सभा में दीपक के रहस्य को सुलझाने की चुनौती स्वीकार की। कलीमुद्दीन गर्व से मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने सबसे पहले कलीमुद्दीन से दीपक की बनावट के बारे में पूछा। दीपक का तेल। कलीमुद्दीन ने बताया कि वह एक विशेष प्रकार के पौधे का तेल उपयोग करता है। दीपक की बाती। बाती कपास की है। दीपक की मिट्टी। दीपक की मिट्टी बहुत पुरानी है। बीरबल ने ध्यान दिया कि दीपक के नीचे आधार में एक बहुत पतला, लगभग अदृश्य छेद था। बीरबल ने कलीमुद्दीन को एक गिलास पानी लाने को कहा। फिर उन्होंने वह दीपक जलाया। बीरबल ने जानबूझकर दीपक के पास जाकर अपनी पूरी शक्ति से झूठ बोला। मैं घोषणा करता हूं कि आज बादशाह अकबर की मूंछें हरे रंग की है। अकबर की मूंछें काली थीं। यह स्पष्ट झूठ था, लेकिन लौ शांत और नीली रही। लौ नहीं भड़की। कलीमुद्दीन और दरबारी हैरान रह गए। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह क्या हुआ? बीरबल का झूठ इतना बड़ा था कि लौ ने काम करना बंद कर दिया। बीरबल ने शांत होकर कहा, नहीं मुल्ला जी, दीपक ने झूठ बोलने पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, इसका रहस्य अब मैं बताता हूं। बीरबल ने दीपक के पास जाकर धीरे से सांस छोड़ी। बीरबल ने कलीमुद्दीन से पूछा, क्या आप इस दीपक को कहीं हवादार जगह पर रखते थे? कलीमुद्दीन ने झट से कहा, हाँ, हमेशा। भाग 4, रहस्यमय दीपक की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस दीपक में कोई जादू नहीं है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करता है जो मानवीय सांस से जुड़ी है। बीरबल ने दरबार को समझाया। दीपक का तेल और बाती। दीपक में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल सामान्य नहीं था, बल्कि उसमें सल्फर या फास्फोरस जैसे ज्वलनशील यौगिकों की सूक्ष्म मात्रा मिली थी। मानवीय सांस का कारक। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह आमतौर पर घबरा जाता है। घबराहट में व्यक्ति की सांस लेने की गति तेज हो जाती है। जब सांस तेज होती है तो व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ थोड़ी मात्रा में पानी की वाष्प भी बाहर निकालता है। दीपक का रहस्य। दीपक के नीचे जो बारीक छेद था वह दीपक के अंदर की मिट्टी को ऑक्सीजन के साथ साथ मानव सांस की नमी को भी ग्रहण करने देता था। बीरबल ने कहा, जब हम सच बोलते हैं तो हम शांत होते हैं और सांस धीमी होती है।
लेकिन जब हम घबराकर झूठ बोलते हैं और सांस की तेज वाष्प दीपक के अंदर प्रवेश करती है, तो वह विशेष तेल में मिली संवेदनशील सामग्री के साथ प्रतिक्रिया करके लौ को तेजी से भड़का देती है और रंग बदल देती है। बीरबल ने अपनी बात को साबित करने के लिए कलीमुद्दीन को बुलाया और कहा, तुम पानी से भरा यह गिलास दीपक के ठीक ऊपर लाओ, जिससे गिलास से भाप निकलती रहे। जैसे ही पानी की हल्की वाष्प लौ के पास आई, लौ तुरंत लाल होकर भड़क उठी। बीरबल ने कहा, देखिए, यह केवल भाप और हवा की गति का खेल है। जब मैंने जोर से झूठ बोला, तो मैंने अपने मुंह से हवा निकाल दी, जिससे दीपक को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब कोई डरकर बोलता है, तो उसकी सांस की वाष्प इसे भड़का देती है। कलीमुद्दीन ने अब डर के मारे सच कबूल किया। उसने स्वीकार किया कि उसने एक प्राचीन रासायनिक नुस्खा सीखा था और जानबूझकर लोगों को डराने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। भाग 5, बीरबल का समाधान और अंधविश्वास का अंत। अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। अकबर, बीरबल, तुम अद्भुत हो। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जहां साधारण लोग जादू देखते हैं, वहां तुम विज्ञान और मनोविज्ञान देखते हो। यह दीपक सच नहीं बताता था, यह केवल झूठ बोलने वाले के डर को दिखाता था। अकबर ने कलीमुद्दीन को सजा दी और बीरबल को 2 गुना इनाम दिया। अकबर ने आदेश दिया कि अब से दीपक का इस्तेमाल केवल प्रयोगशाला में होगा, दरबार में नहीं। बीरबल ने अंतिम बात कही, जहांपनाह, इस दीपक का सबसे बड़ा सबक यह नहीं है कि यह झूठ नहीं पकड़ता, बल्कि यह है कि मनुष्य का डर ही उसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है, और उसी डर के कारण वह अपनी गलती पकड़वाता है। बीरबल ने कहा, अब से दरबार में न्याय केवल तर्क और सबूत के आधार पर होगा, किसी रहस्यमय दीपक के डर पर नहीं। और इस प्रकार बीरबल ने केवल एक रहस्यमय दीपक का भंडाफोड़ नहीं किया, बल्कि पूरे साम्राज्य में फैले अंधविश्वास को भी उजागर किया और साबित किया कि बुद्धि का प्रकाश किसी भी दीपक की लौ से कहीं ज्यादा चमकदार होता है। बीरबल और डरता राजा, मनोवैज्ञानिक विजय। भाग 1, बादशाह का गुप्त डर और राज्य में निराशा। बादशाह अकबर, जो अपनी बहादुरी और विशाल साम्राज्य के लिए जाने जाते थे, एक विचित्र निजी समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें ऊंचाई से अत्यधिक डर, एक्रोफोबिया, लगता था। यह डर हाल ही में तब सामने आया जब उन्होंने आगरा किले की सबसे ऊंची मीनार से शहर का नजारा देखने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, उनका सिर घूमने लगा, पैर कांपने लगे और उन्हें लगा कि वे गिरने वाले हैं। इस डर के कारण अकबर ने महल के ऊपरी हिस्सों में जाना बंद कर दिया। इसका असर राजकीय कार्यों पर भी पड़ने लगा। उन्होंने किलेबंदी के निरीक्षण, ऊंचे छतों पर होने वाले जरूरी समारोहों और ऊंचाई पर बने रणनीतिक कक्षों में बैठकों को टालना शुरू कर दिया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। मुल्ला 2 प्याजा ने फुसफुसाते हुए कहा, हमारे महान शहंशाह जमीन से ऊपर 1 इंच भी नहीं जा सकते। जरा सोचिए, अगर दुश्मन ऊंचाई से हमला करे तो हम क्या करेंगे? अकबर ने महसूस किया कि उनका डर केवल उन्हें नहीं, बल्कि पूरे राज्य को कमजोर कर रहा है। एक शाम अकबर ने उदास होकर बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक विशाल साम्राज्य का बादशाह हूं, लेकिन एक साधारण सा डर मेरे पूरे अस्तित्व पर भारी पड़ रहा है। मैंने सब कुछ आजमा लिया, हकीम, वैद्य, तांत्रिक, कोई इस मूर्खतापूर्ण डर को दूर नहीं कर सका। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। आप जिस चीज से डरते हैं, उसके बारे में आप पूरी तरह नहीं जानते, और ऊंचाई का डर शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक होता है। अकबर ने चुनौती दी, क्या तुम मेरा यह डर दूर कर सकते हो? अगर तुमने ऐसा किया, तो मैं तुम्हें वह ऊंचाई दे दूंगा, जहां तुम केवल सितारों को छू सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जहांपनाह, मैं इस डर को दूर करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। भाग 2, दरबारियों का मजाक और बीरबल का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की कि वह बादशाह के डर को दूर करने के लिए 3 दिनों की बुद्धि की छुट्टी ले रहे हैं। इस बीच मुल्ला 2 प्याजा ने दरबार में हास्य का माहौल बना दिया। मुल्ला ने व्यंग्य किया, बीरबल शायद अब बादशाह को हवा में उड़ना सिखाएंगे, या शायद वह बादशाह को उल्टे घोड़े पर बैठाकर ऊंची मीनार तक ले जाएंगे। बीरबल ने दरबारियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बादशाह के डर का गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। डर का कारण गिरने का डर नहीं, बल्कि नियंत्रण खोने का डर। ऊंचाई पर व्यक्ति को लगता है कि उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। उपचार का सिद्धांत,
डर को सीधे चुनौती देने के बजाय पहले छोटी, नियंत्रित परिस्थितियों में डर का सामना करवाना। समाधान: डर को हास्य और बुद्धिमत्ता से जोड़ना, ताकि डर की जगह जिज्ञासा ले ले। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस डर को दूर करने के लिए किसी पहाड़ पर नहीं जाना है। हमें बस महल के अंदर ही एक नई जगह पर बैठना है। भाग 3: बीरबल की अनोखी योजना, डर का दरबार। बीरबल ने महल के दीवान ए खास लोगों का कक्ष में एक अजीबोगरीब व्यवस्था करवाई। उन्होंने एक एक करके 4 दिन में बैठने के स्थान को ऊंचाई दी। दिन 1: ऊंचाई का पहला चरण, 2 फीट। बीरबल ने बादशाह के आसन के नीचे 2 मजबूत पत्थर रखवाए, जिससे आसन सामान्य से केवल 2 फीट ऊंचा हो गया। अकबर थोड़ा असहज थे, लेकिन चूंकि वह अभी भी जमीन के करीब थे, उन्होंने इसे सहन कर लिया।